नहीं, हाँ नहीं, चलो ऐसे नहीं, सारे गधे। आफ्टरनून हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। सुनो, हाँ फर्स्ट मीटिंग होती है इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सही कह रहे हो तुम। देखो चैप्टर का नाम पढ़ो फटाफट से। चैप्टर का नाम क्या है? टीडीएस। देखो शॉर्ट में बताता हूँ इसको, टीडीएस एंड टीसीएस। मजे की बात क्या है कि आपके पेपर में कंफर्म आने वाला है, साइन कर दिए मैंने कि ये आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो मुझे पकड़ लेना, नकली साइन है इसलिए। ठीक है, अब सुनो, सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट से ये लो असली साइन कर दिए मैंने। बताओ, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मजे की बात क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, टीडीएस आज ही खत्म करा दूंगा, आज ही, प्लस क्वेश्चन। फाइनल का चैप्टर था, पहले ये तो आपको पता ही है, ये अभी तक आया जाता था कहां पर? सीए और सीएम में, दोनों के किस में? फाइनल में। सीएम में वालों का भी दिमाग चला नहीं उतना, लेकिन सीए वालों का एज हर बार की तरह चल जाता है। उन्होंने कहा ना ना, अब कहां पढ़ाऊं? इंटर में। यही बात समझ में आती है। चैप्टर बड़ा मजेदार है, छोटा सा दिमाग लगेगा आपका। मुझे कोई चैप्टर अच्छा है बुरा इसलिए लगता है, उसकी कैटेगरी में इस टाइप से बताता हूं कि वो एग्जाम के समय पे कितनी देर में रिवाइज हो जाएगा। कोई बच्चा ये देखता है पढ़ते समय कितनी देर में रिवाइज होगा, पढ़ते समय कितने दिन लग रहा है, ऐसे नहीं होता। एग्जाम की जो घड़ी है 1.5 दिन की, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो मैं आपसे बोलता हूं 10 मिनट के अंदर टीडीएस रिवाइज हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर टीसीएस रिवाइज हो जाएगा। मुझे ये चैप्टर इसलिए अच्छा लगता है। सारी चीजें आज ही डिस्कस कर दूंगा क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, लाने का उद्देश्य बताता हूं, प्लस टीडीएस के कितने क्वेश्चन है, कैसे पूछे जा सकते हैं, अभी तक कौन कौन से अटेम्प्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो ऑलरेडी है हमारे पास। आगे बात समझ में, सारे डिस्कस कर लेंगे इसकी पॉसिबिलिटीज वगैरह सब। अब आता हूं मैं किस पे बताऊं? टीडीएस। पहले मुझे आपको टीडीएस का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कि टीडीएस है क्या चीज। फुल फॉर्म है इसकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ही केस है जिसमें टीडीएस लगेगा। कितने केसेस हैं? एक केस है बस जिसमें टीडीएस लगेगा। देखना जरा, उसमें ब्लू लाइट जल रही है क्या? उसमें जल तो रही है। एक ही केस है जिसमें टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। उन्होंने कहा देखो, कोई भी सप्लायर है, कौन है? कोई भी सप्लायर है। चल रहा है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? कोई भी सप्लायर है, अगर वो किसी या तो गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या किसी गवर्नमेंट बॉडी को या किसी भी ऐसी लोगों को जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड, मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, किसको? गवर्नमेंट के किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पीएसयू। पीएसयू का मतलब समझते हो? पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अगर कोई भी सप्लायर, कैसा सप्लायर? अदर देन गवर्नमेंट। मतलब कौन सा सप्लायर? प्राइवेट सप्लायर किसी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है, चाहे वो सर्विस की हो या गुड्स की हो, दोनों पे ही लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। तो मुझे बताओ पैसे कौन देगा और किसको देगा? जल्दी से बताइए। रिसिपेंट देगा। रिसिपेंट देगा, किसको देगा? सप्लायर को। ये यहां तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ये है मेरा सप्लायर और ये है मेरा रिसिपेंट। अब ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसे गवर्नमेंट देख रही है, ओरिजिनल गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो गवर्नमेंट देख रही है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या ले रहा है। टीडीएस को लाने का कोई भी पर्पज नहीं है, बस कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कितनी सप्लाई हो रही है। ये इसको देख रहा है, कह रहा है अच्छा तुम सर्विसेज ले रहे हो, किन से ले रहे हो? सप्लायर से। कह रहे मैं सप्लायर पे थोड़ा सा कंट्रोल और चेकिंग मैकेनिज्म चाहती हूँ। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट। कंट्रोल एंड चेकिंग मैकेनिज्म चाहते हैं। तो ये कहते हैं देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए मैंने कहा इसने सप्लाई की 1 लाख रुपए की, 1 लाख तो कम हो जाएगा, 10 लाख की। कितने की सप्लाई की? 10 लाख की। उस पर जो जीएसटी लगा वो 18% के हिसाब से लगा, 9% लगा लो या 18%, टोटल कितना लगेगा? 1 लाख। टोटल पेमेंट कौन करेगा और किसको करेगा? जल्दी से बताइए। 11,80,000 की टोटल पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट करेगा। किसको करेगा? सप्लायर। क्या रेट है, कौन सी अमाउंट पे लगेगा, सब एक ही एग्जांपल में डिस्कस कर लूंगा और क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, इनकी इंटेंशन बता रहा हूं आपको टीडीएस लाने की। गवर्नमेंट ये कह रही है देखो तुम तो हमारे अपने लोग हो, तुम्हारे ऊपर तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मतलब ये भी गवर्नमेंट का है और ये भी गवर्नमेंट, मतलब तुम्हारे ऊपर तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इन सप्लायर्स के ऊपर हमने बहुत सारे तरीके लगाए हैं भरोसा करने के लिए, चेक करने के कि कैसे इनको पकड़ा जाए। तो हम कहते हैं और किसी पे तो हम क्या ही भरोसा करें, अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम भरोसा करके एक कंसेप्ट ला रहे हैं टीडीएस का। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सुनो,
आपको अगर सीजीएसटी एक्ट का परसेंटेज जाना है टीडीएस का तो वो 1% है, @1%। सीजीएसटी एक्ट का तो बताओ एसजीएसटी एक्ट का भी कितना होगा? 1%, यानी कि दोनों। और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो 2% हो जाएगा। तो रेट के लेके तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा मान लीजिए ये आईजीएसटी है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, तो कितना लगाएंगे? 2%। तो पहला सवाल ये आया रेट ऑफ टीडीएस क्या है, तो मैंने कहा रेट ऑफ टीडीएस हमारे पास दो है, एक तो 1% अगर लगाना है तो वो, और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो कितने परसेंट? 2%। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमने कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड, ये कह रहे हैं कि आप ना इस सप्लायर का पैसा पूरा मत देना, 2% काट के देना। क्या काट के देना? 2%। किसका पैसा? टैक्स का पैसा। अब आप मुझे बताओ ये जो 2% है, मैं 180 पे लगाऊं, 1180 पे लगाऊं या 10 लाख पे लगाऊं? मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा उसका पैसा 2% काट के देना। तो बताओ सप्लायर का पैसा इनमें से है कौन सा? बताइए। 10 लाख, 180 या 1180? 10 लाख उसका पैसा। तो मैंने कहा सुनो जरा ध्यान से, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अब तुम पेमेंट जब करोगे ना, इसमें से माइनस कर देना, यहां पर माइनस करना। क्या? टीडीएस। किस रेट से? 2% से। किस वैल्यू पे लगेगा? 10 लाख पे। 10 लाख का 2% बताओ कितना होता है? 20,000। 10 लाख का 2% कितना हुआ? 20,000। मैंने कहा टीडीएस के नाम पे पहले 20,000 माइनस करना। अब पैसे कितने बचे? 11,60,000। लेकिन इस 11,60 में तो 180 आप कहां जमा करोगे? गवर्नमेंट के पास। 180 किसको जमा करोगे? गवर्नमेंट के पास। कहां? क्यों करेगा भाई? रिसिपिएंट क्यों करेगा? क्यों करेगा? किसके पास करेगा? सप्लायर के पास। उसमें से 180 वो गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। ठीक है, अब सुनो यार ध्यान से। इस बात से सप्लायर नाराज होगा या नहीं होगा ये बताओ, जब वो ऑलरेडी टैक्स भर रहा है जीएसटी का। तुम तो कह रहे थे हम किस लिए लाए थे टीडीएस के मैकेनिज्म को? किसके लिए? चेकिंग के लिए, मैचिंग के लिए, कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ ना हो जाए, इस पर्पस के लिए लाए थे तुम। और आज क्या तुम टैक्स काटने लगे इसके चक्कर में? हाँ, मेरे पैसे जो कितने बनते थे 10 लाख, उसमें से कितने पैसे उड़ा दिए तुमने? 20,000 रुपए। किसके नाम से? टैक्स जो तुम ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हो। हमने कहा रुको रुको, ध्यान से समझना। हमने कहा ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आपके बिहाफ पे 20,000 रुपए यहां से काटेगा आपकी पेमेंट में से, और ये 20,000 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो वो तो और बुरा मान के कह रहे नालायक को, एक घर से पैसे लेके दूसरे घर में ले लिए, जेब से तो मेरी गए। उन्होंने कहा रुको रुको अभी रुको, कह रहे तुम्हारे पास एक ईसीएल होगा। ईसीएल का मतलब कैश लेजर भी होता है और क्रेडिट लेजर। मैं बात कर रहा हूं कैश लेजर की, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ईसीएल में हम तुम्हारे जमा कर देंगे, मतलब ऑप्शन दिया जाए कि क्रेडिट लेजर में जमा करवाना चाहते हो या कैश लेजर में, तो बताओ आप क्या चुनेंगे? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि आप आईटीसी को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जो जमा किया जाता है उसको आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो? इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, टैक्स, जो मर्जी वहां इस्तेमाल करो। तो एज अ सप्लायर अगर आपसे पूछा जाता कि कौन से क्रेडिट में जमा कराना है, तो कौन से वाले में? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कराना चाहेंगे आप। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने कहा कि अब ये जो 20,000 रुपए ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तुम्हारे रिफ्लेक्ट कर देंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बस खत्म। तो अब आपको टोटल पेमेंट मिलनी थी 11,80,000 की। कितने की? 11,80,000 की, जिसमें से हमने कितना माइनस कर दिया? 20,000 रुपए माइनस कर दिया। ये 20,000 हम तुम्हें घुमा के दे देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दे देंगे। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या इस बात से सप्लायर नाराज होगा? नहीं होगा नाराज। अब मैं कहूंगा जरा ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रांजेक्शन इन दो लोगों के बीच है खाली, किन दो लोगों के बीच? गवर्नमेंट और मतलब मैंने सप्लायर हटा दिया। मैंने कहा मैं हर सप्लायर की थोड़ी नजर रखूंगा, मैं एज अ गवर्नमेंट बस इतना समझता हूं कि मुझे कितने पैसे मिले हैं? 20,000। कितने पैसे मिले हैं? 20,000। ये 20,000 किस रेट से मिला होगा मुझे? आईजीएसटी वाला केस है ना, तो किस रेट से मिला होगा? तो इस 20,000 को डिवाइड कर दो 2% से, कितना आएगा? जो अमाउंट है जितने परसेंट है अगर उसे डिवाइड कर दे तो क्या टोटल वैल्यू आ जाती है? हाँ। तो क्या गवर्नमेंट अगर इसके पास 20,000 रुपए राम के नाम से आए हैं, कि राम के नाम के लिए इस वाले डिपार्टमेंट ने, जो राम सप्लायर था उसके लिए 20,000 रुपए दिए हैं आपको, तो उन्होंने कहा 20,000 दिए हैं और आईजीएसटी के लिए दिया। हमने कहा अच्छा जरा राम की सप्लाई चेक करते हैं कि राम ने कितने की सप्लाई की हो। तो वो क्या करेंगे इसमें बताइए? डिवाइड कर देंगे कितने से? 2% से। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10 लाख रुपए। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बैठे बैठे इंफॉर्मेशन आ गई कि क्या राम ने आउटवर्ड में 10 लाख दिखाया क्या हमारी गवर्नमेंट में, और वो मैच कर सकते हैं क्या? यस। क्या ये बात समझ में आई? फिर सवाल ये आया, अच्छा एक बात बताओ, तो फिर आप किसी भी सप्लायर पे लगा दो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही क्या बात है? वो कह रहे चोर चोर मुसेरे भाई, पागल बना देंगे हमें।
तो आज की डेट में टीडीएस सिर्फ एक ही केस में लगता है, जब इधर कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उधर कौन है, प्राइवेट सप्लायर। मैंने कहा अच्छा अगर दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो क्या होगा, ये इतना ही है टीडीएस जो मैंने आपको समझाया है। क्या रेट है, कौन सी अमाउंट है, कौन काटता है, कौन गवर्नमेंट के पास जमा करता है, फिर गवर्नमेंट उसका क्या करती है, सब कुछ समझा दिया मैंने। अब मैं केस सिनेरियो समझा रहा हूं जो आपसे आपका आईसीआई पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? अब सिनेरियो क्या हो सकते हैं? केस नंबर ए, सप्लायर, पहले प्राइवेट बनाता हूं मैं, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही प्राइवेट हैं। बताइए फटाफट से, क्या लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। प्राइवेट प्राइवेट, क्या लिखूं? नो टीडीएस। क्या ये बात समझ में? केस नंबर बी, मैं एक काम करता हूं ऐसे, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। केस नंबर बी, इस बार मैंने कहा रिसिपेंट किसको अब गवर्नमेंट किसको चाहते हो ये बताओ, सप्लायर को या रिसिपेंट को? नहीं, पहले किसको चाहते हो? सप्लायर ज्यादा गवर्नमेंट होना चाहिए, रिसिपेंट गवर्नमेंट। मेरे एग्जांपल में क्या समझाया है? रिसिपेंट गवर्नमेंट, जिस पे भरोसा कर सके। मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और मैंने कहा ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब बताओ टीडीएस लगाऊं या ना लगाऊं? क्या जरूरत है भाई, दोनों पे भरोसा है, तुम्हें कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हो, तुम्हारे तो डिपार्टमेंट है। देयर इज नो डिपार्टमेंट, वन टीडीएस डिडक्टर एंड अदर वन इज ऑल्सो टीडीएस डिडक्टर, तो क्या ही जरूरत है आपको, ये तो आप मैच कर सकते हो। तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस एक ही केस में होगा, जब कोई प्राइवेट वेंडर या सप्लायर किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी सोसाइटी जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, क्या ये बात समझ में आती है, उसको अगर सप्लाई करेगी तो टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? पक्की बात है, ठीक। ये था आपका टीडीएस का कंसेप्ट। अब मैं आता हूं कि स्टडीमेट वाले आपसे क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सीधा चलते हैं, वन बाय वन चलेंगे। हाँ, 31 पेज का तो है ये टोटल चैप्टर ही। पहले किसकी बात की गई? टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस। उन्होंने कहा आपको एक्ट कौन सा पढ़ाया जा रहा है बताना जरा। लेकिन मैंने जो आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सा एक्ट पढ़ाया था? आईजीएसटी। क्या याद रखोगे आप? इसलिए सेक्शन 10 अलग था। उन्होंने कहा सीजीएसटी में जाओगे तो रेट क्या है? N1%, और जहां जहां पर सीजीएसटी है वहां पर क्या है? एसजीएसटी। ये आप बात आपको पहले से पता है, और आईजीएसटी के अंदर 2%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। गवर्नमेंट क्या चाहती है? छोटी मोटी ट्रांजैक्शन को पकड़ना है, बड़ी ट्रांजैक्शन को, बड़े ट्रांजैक्शन। अब उनका बड़ी ट्रांजैक्शन की अमाउंट की लिमिट क्या रखें? अब यहां से मैं प्रोविजंस पे आ गया, वहां से एक एग्जांपल से समझा दिया मैंने आपको। अब मैं आया प्रोविजन। पहला प्रोविजन है रेट को लेके। क्या क्लियर है? बिल्कुल, मैं लिख नहीं रहा, मैं खाली लिख रहा हूँ रेट का प्रोविजन, और क्लियर है। दूसरा प्रोविजन है लिमिट को लेके, कि कितने की पेमेंट से ज्यादा पे गवर्नमेंट चाहती है कि हम नजर बनाए रखें। क्या ये बात समझ में आई? 50 लाख या फिर इसके अलावा? उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट लालची होती जा रही है। जब गवर्नमेंट लालची होती जाएगी तो लिमिट कम होती जाएगी। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख तक की लिमिट तक की पेमेंट तक। अगर जो पेमेंट है वो कितने की हो रही है? 2.5 लाख रुपए की। एक सिंगल पेमेंट किसी वेंडर को जो जा रही है वो कितने की जा रही है? 2.5 लाख रुपए। अगर ये 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक का मतलब है यहां पर अप टू का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख हुआ वैल्यू ऑफ सप्लाई तो क्या टीडीएस लगेगा? नो, नो टीडीएस। क्या ये बात समझ में? तो 2.5 लाख और 2.5 लाख से नीचे तक की अमाउंट पर कोई भी टीडीएस नहीं लगाया जाता, चाहे यही केस क्यों ना हो। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको लेके कई सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मेरे हिसाब से इंटर में इसी से क्वेश्चन आएगा जो मैं अब बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा एक सप्लायर ने दूसरे रिसिपेंट का, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये प्राइवेट सप्लायर है, इसने एक बिल बनाया। आप बताना इस पर टीडीएस लगाओगे या नहीं लगाओगे? 2,60,000 का बिल है। क्या हुआ? हाँ बताओ बताओ। किसका हाथ नहीं है? उसका हाथ है, ऐसे रखे हुए हैं उसने। क्या आपको आर पार दिख रहा है? नहीं दिखेगा, है ना, साइंस में मत जाएं। 2,60,000 का बिल है, टोटल बिल। बिल कितने का है? 2,60,000। बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कितने जीएसटी बोल रहा हूँ, ये टीडीएस पूछ रहा हूँ। बताओ टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? अब आप बताना जरा ध्यान से। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी
कैसे पता चलेगा? अब आप बोलोगे सर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे ना इसकी, 2,60,000 डिवाइड बाई 118% करो जरा। 2,20,339। क्या ये वैल्यू लेस देन 2.5 लाख है? लेस देन 2.5 लाख है। एक गवर्नमेंट के होते हुए भी क्या ये लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? नो टीडीएस, नो टीडीएस। ये आ गई अमाउंट वाली बात। क्या ये बात समझ में? ठीक है, मैंने कहा अच्छा रुक जाओ अभी। टोटल पेमेंट 7 लाख, ठीक है, ये बिल है 7 लाख का, इंक्लूसिव ऑफ IGST @18%, और उसके सामने लिखा है जिसमें कि जो 4 लाख रुपए हैं वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के हैं, तो इसका मतलब 4 लाख पे GST लगा होगा या नहीं लगा होगा? नहीं लगा होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई के हैं। बाकी पेमेंट कितनी बची? 3 लाख की। उस 3 लाख में से आपको डिवाइड करना है किसने से? 118 मल्टीप्लाइड बाय 100। बताइए, 2,54,237। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा? पहला सवाल, क्या टीडीएस लगेगा? यस, टीडीएस लगेगा। रेट क्या होगा? 2%। 3 लाख पे या इस अमाउंट पे? क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा, ये बताओ? दोनों पे। चलो ध्यान से देखना अभी। मैंने गुड्स पे बोला है, सर्विस पे बोला है? दोनों पे। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सुनना जरा ध्यान से। अब गुड्स या सर्विस वो आप डिसाइड कर लेना, पहले सुधीर बताएगा, बाकी सब बाद में बताएंगे, ठीक है? गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग को, पेट्रोल पंप दिल्ली में है, कार आई दूसरे स्टेट से, यूपी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को हमने सप्लाई किया। या कार भी नहीं आई, बस पेट्रोल लेके गए हैं यहाँ से वहाँ की उसमें डालने के लिए, मतलब वहाँ पे जो फैक्ट्री लगी हुई है उसमें डालने के लिए, या वो भी छोड़ो, दिल्ली में, जहाँ जो मर्जी आप सोच लो, यूपी है बस। आप बताएंगे, मैं वैल्यू बता दूं पहले आपको। वैल्यू जो चार्ज किया उन्होंने 5 लाख रुपए, और ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, इंक्लूसिव ऑफ IGST @18%। वो आपको पता है। TDS लगेगा या नहीं लगेगा? कारण नहीं, क्यों? पेट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा है पेट्रोल पंप, प्राइवेट पेट्रोल पंप है नहीं। हाँ मेरा ही है, ये लो। आप बताइए कारण। जी, पेट्रोल जो है वो GST के एम्बिट से बाहर है, इसीलिए इस पे जब तक GST नहीं लगेगा तब तक TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? एग्जाम में जहां जहां कंफ्यूज कर सकता है वो मैं आपको पहले ही कंफ्यूज करके चलूंगा। क्या ये बात समझ क्लियर करके चलूंगा, है ना? ठीक है, तो हमने रेट वाली बात तो कर ली। किसकी बात कर ली हमने? रेट वाली बात। अब उन्होंने कहा पर्सन लायबल टू टैक्स, पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्सेस। अपने एग्जाम्पल में मैं किसको बोलूंगा कि भाई तुम टैक्स डिडक्ट करके मेरे पास जमा करो, इस सप्लायर को या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को? पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए कौन कौन से पर्सन लायबल हैं जिसपे TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, मतलब जिसपे बोलेंगे कि आप कलेक्ट करो। पहला कौन सा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा लोकल अथॉरिटी, तीसरा गवर्नमेंट की एजेंसी, और चौथा नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन जो सोसाइटी एक्ट वगैरह जो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो पढ़ के आपको पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी आप उन्होंने पर्सन बता दिया। नेक्स्ट क्या बताया? थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट पे आते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कितनी है? 2.5 लाख, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। क्या बिल्कुल क्लियर है जो मैंने समझाया अभी आपको? ठीक है।
उनका रेट ऑफ डिडक्शन अंडर CGST एक्ट कितना है 1%, और जहाँ 1% होगा तो सिमिलरली पैरेलली कितना चलेगा, SGST का भी 1% चलेगा। उनका TDS की जरूरत नहीं है, बताता हूँ अभी कहाँ पर देखना। एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला सा पॉइंट है जिसे मुझे बताने में 20 से 25 मिनट लगेंगे समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ। बताइए क्या जानने में इंटरेस्टेड है? 20-25 मिनट वाला, बहुत बढ़िया। हालांकि जिन्होंने 20-25 मिनट वाला बोला है उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, अंतरात्मा उनकी 1 सेकंड ही कह रही थी, तो पहले उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं, सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा स्टेट है, रूल बना दिया मैंने, अनटिल डेस्टिनेशन और ओरिजिन गुड्स या सर्विस जहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और जहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। इनमें से कोई भी अगर रिसिपिएंट का प्लेस नहीं है, मतलब रिसिपिएंट वहां पर नहीं है, तो नो GST। अब इसके अनंत प्रकार के क्या नाम है आपके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। TDS, सॉरी मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं लगेगा, TDS नहीं लगेगा। हम TDS चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं GST बोलूँ अगर लास्ट में बोल दूँ नहीं लगेगा, मतलब समझ लेना कि TDS की बात कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? अब मैं इसके एग्जाम्पल्स बनाता हूँ जो आपके स्टडी मैट ने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। एक बार देख लो मैं कहाँ बनाए हुए हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला है, रिसिपेंट वहां का वन ऑफ द प्लेस में होना चाहिए, या तो डेस्टिनेशन में रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए या ओरिजिन में रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए, तो ही TDS लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मैंने रूल बता दिया आपको, अब इस रूल से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए सप्लायर मतलब क्या है, ओरिजिन। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या है, जहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन क्या है, रिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ए में। क्या ये ए इन दोनों में से एक जगह है या नहीं है? अगर आपका रिसिपेंट डेस्टिनेशन या ओरिजिन में से एक जगह है, बस बात खत्म, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल रूल है, खत्म हो गया। अगले में बताइए क्या है, यस कौन सा है, ए, तो बताइए TDS लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। आपने कहा TDS लगेगा इसलिए लगा दिया। आगे आते हैं, स्टेट ए, स्टेट ए, स्टेट बी लगेगा या नहीं लगेगा, क्यों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेट ए, स्टेट ए, स्टेट बी लगेगा। ए की तो चाहिए हमें, ये कह रहे हैं 1 1 1, डाउट ही नहीं है कोई। 1 2 2 लगेगा, 1 1 2 नहीं, तो 2 केस में नहीं लगेगा, बाकी सभी केस पे लगेगा। क्या आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं? कुछ नहीं पूछेगा वो, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा बताओ TDS कब नहीं लगेगा, कौन से केस में TDS नहीं लगेगा। तो आप ये बोलेंगे भाई साहब जहां का सप्लायर होगा और जहां सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है, मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो रिसिपेंट जहां रजिस्टर्ड है उस स्टेट में नहीं है, वो कोई तीसरी जगह है, तो TDS नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा, अदरवाइज सब जगह लगेगा। या तो वो जहां सप्लायर रजिस्टर्ड है वहां का रिसिपेंट हो। अब मैं एग्जाम्पल्स ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, देखिए जरा ध्यान से। S का मतलब सप्लायर, R का मतलब रिसिपेंट। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा अगर मान लीजिए सप्लायर यहाँ पर है दिल्ली में, रिसिपेंट है यूपी में, रिसिपेंट कहाँ पर है, यूपी में, मुझे कौन सी चीज़ अब कहाँ चाहिएगी बताइए? अगर मैं लिख दूँ दिल्ली से लेके दिल्ली सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इस जगह पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, बताइए जरा क्यों? क्योंकि ये भी एक स्टेट 1 है, ये भी स्टेट 1 है, लेकिन ये कौन सा स्टेट है, क्या ये अलग स्टेट है? हाँ, बात खत्म। नहीं बात समझ में पक्का? एक और एग्जांपल, ये सब एग्जांपल दिमाग में रखो। मैंने कहा एक स्टेट 1 है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्टेट 2 में, जबकि जो मेरा रिसिपेंट है वो स्टेट 3 में रजिस्टर्ड है, लगेगा क्या? नो TDS। यहाँ पर भी क्या होगा, नो TDS। यही केसेस आपसे पूछे जाएंगे। अब तो कितना भी बना लो आप, कोई दिक्कत वाली। मैंने कहा सप्लायर 1 है और ये रिसिपेंट है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो रिसिपेंट के यहाँ की जा रही है, तो लगेगा। मैंने कहा सप्लायर 1 दिल्ली का है, रिसिपेंट भी दिल्ली का है, और सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यूपी में, क्या लगेगा? यस। कितने भी केस बोला, मैंने एक रूल बता दिया आपको, खत्म हो, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। जानने की जरूरत क्यों, लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा है क्यों, जानना चाह रहे हो आप इसलिए।
जब इसकी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? इंट्रा। इंट्रा का मतलब कौन कौन से टैक्स लगेंगे इसमें? CGST एंड SGST, यही तो कह रहे हैं आप? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा SGST जो लगेगा वो कौन सी गवर्नमेंट वाला लगेगा? दिल्ली गवर्नमेंट वाला लगेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ इसकी, क्योंकि आपने पूछा। सप्लायर कौन है? रिसिपेंट कौन है? टैक्स किसकी जेब से जाता है? रिसिपेंट की जेब से। और ITCV कौन कलेक्ट करता है? सप्लायर या रिसिपेंट? रिसिपेंट जो अपनी जेब से पे करता। इतना तो क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से अब तक की क्लास। ठीक है, अब मैंने कहा देखो, टैक्स तो गया है, स्टेट गवर्नमेंट को गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? दिल्ली की। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट पे गया हुआ टैक्स, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट पे गया हुआ टैक्स का क्रेडिट क्या ये यूपी वाला व्यक्ति अपनी SGST में ले सकता है? बात खत्म। नहीं यही बात समझ में? नहीं यही बात समझ में? अरे भाई, इसी की जेब से तो पैसा जाएगा, और कहां जाएगा? दिल्ली में। क्या इसने क्या भरा? SGST। कौन सी गवर्नमेंट में? दिल्ली गवर्नमेंट में। पहली चीज तो यूपी का व्यक्ति दिल्ली गवर्नमेंट में GST भर पाएगा क्या? नहीं। दूसरी चीज, इसका IGST ले पाएगा क्या? ITC ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। बस बात खत्म होगी। बाकी आपको रूल याद रखना है कि जो रिसिपेंट है वो या तो प्लेस ऑफ सप्लाई से बिलोंग करता हो या लोकेशन ऑफ सप्लाई से। समझ में आया या नहीं आया? अब इसका रीजन भी बता देता हूं आपको। देखो जल्दी से, रीजन क्या है। मैंने कहा देखो, अगर वो यहीं पर रहे, रिसिपेंट अगर यहीं पर रहे, तो दो चीजें लगेंगी, बताओ कौन सी? CGST और SGST। क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं प्रोवाइड बाहर करा रहा हूं किसी थर्ड स्टेट में। यह है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या लोकेशन ऑफ रिसिपेंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर एक ही स्टेट में है? यस। मुझे किसी एक से तो चाहिए होता है, या जो प्रोवाइड कर रहा है, जहां प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब TDS लगेगा या TDS नहीं लगेगा? लगेगा। क्या इसमें IGST लगेगा? यस। IGST में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैंने कहा दिक्कत कहां है, जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा ये है स्टेट 1, ये है स्टेट 2 जहां का मेरा रिसिपेंट है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी स्टेट 2 का ही है। बताइए TDS लगेगा या नहीं लगेगा? पहला सवाल। लगेगा TDS, किसी एक से मैच कर रहा है। अब मैंने कहा सुनो जरा ध्यान से, कौन सा TDS लगेगा, कौन सा GST लगेगा? इंटर। और क्या लगेगा? IGST। कोई दिक्कत है क्या? कैसी भी दिक्कत नहीं। अब इसे समझने में दिमाग खराब होता है। मैंने आपको एक रूल बता दिया बस। रूल क्या है? रिसिपेंट जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है, या तो वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए या लोकेशन ऑफ सप्लाई। दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो डेस्टिनेशन और ओरिजिन। बात खत्म। ये देखो कितने सुंदर तरीके से हमने इस वाले पॉइंट को खत्म कर दिया है यहाँ पर। देखो, मैं अगर 5वीं क्लास के बच्चों को भी समझाऊं ना कि इसमें जो भी स्टेट की बात हो रही है किसी ना किसी एक से मैच होना चाहिए, बिल्कुल अलग है तो अलग कर दो, मतलब TDS मत लगाओ। और दो ही केस ऐसे मिले मुझे, A अलग है, हाँ अलग है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अलग है? लास्ट वाला 1 1 2। अब आप इसे इंट्रा में करते रहिए। मैंने आपको रूल बता दिया, यहां से पूछा जाएगा आपसे। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। कहाँ चले गए? यहाँ पर ड्यू डेट क्या है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देंगे। कौन से वाला? TDS वाला। अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ये वाला। तो हमने कहा भाई साहब आप कलेक्ट कर लो, जिस महीने का कलेक्ट करोगे उस महीने के खत्म होने के जो GSTR 1 की रिटर्न की डेट होती थी, बस वही है। मतलब कौन सी? हाँ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको तब तक जमा करा देना चाहिए। 11 थी उसकी ओरिजिनल जो डेट थी, वो कितनी थी? 10th के बाद 11th हुई थी ना, बताया था क्या मैंने आपको? पहले वो डेट 10 तारीख थी, फिर कितनी कर दी गई? 11। तो उन्होंने कहा TDS जमा कराने के लिए हम आपको 10 दिन का टाइम देंगे। कितने दिन का? 10 दिन का। 10 दिन कहाँ से शुरू होंगे? इस महीने के एंड से शुरू हो जाएंगे 10 दिन। तो इसका मतलब फरवरी में अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है? 10 मार्च से पहले पहले आपको जमा करा देना है। फिर सवाल ये आता है, अच्छा बताओ, अगर TDS ना जमा कराऊं तो? कौन सा वाला? 20,000 वाला। अगर TDS ना जमा कराया जाए तो उन्होंने कहा देखो जरा ध्यान से, अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो आपके ऊपर दो चीज़ें होंगी। क्या लगेगा? पहले तो इंटरेस्ट। किसके ऊपर लगा रहे हैं हम ये? सप्लायर के ऊपर या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कि भाई साहब तुम इंटरेस्ट दोगे @ 18%। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक?
10 तारीख से जब भी जमा कराओगे, 10 तारीख से लेके और जब तक जमा। और टाइम लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है? नॉर्मल डेज की जैसे कैलकुलेशन होती है। दूसरा, अच्छा अगर बताओ तुम रिटर्न ही ना भरो, आपको याद है सेक्शन नंबर 24 आया था हमारे पास, जो कि रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में एक था ना TDS TCS में, जो 51 52 याद है आपको? यही पढ़ रहे हैं, 51 चल रहा है। ऐसे व्यक्ति जो TDS के पर्पज से रजिस्ट्रेशन लेते हैं किसमें? GST में। तो क्या इसको TDS जमा कराने के लिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके GST के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, इसलिए सेक्शन 24 में भी गया था। क्या ये बात समझ में? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता था जिन जिन पर्सन का। अब हमने कहा इंटरेस्ट लगेगा। अगर रिटर्न भी नहीं भरी तो उन्होंने कहा 25 रुपये पर डे देंगे आपसे। ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा क्या आता है कैसे आता है, ठीक है? 25 रुपये पर डे, मैक्सिमम अप टू 1000। ये सिर्फ रिसिपेंट पे लगेगा, जिससे बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा देना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रहे हैं सब, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर तुम्हें कोई पेमेंट कर देनी चाहिए थी और तुमने नहीं की, इंटरमीडिएट में आपसे यही पूछा जाएगा, कैलकुलेट भी नहीं कराया जाएगा। हालांकि अगर कैलकुलेट कराया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने आपसे एक केस बेस यहीं एक केस सिनेरियो दे दिया, मैंने कहा मान लीजिए फेब का TDS था, नहीं जमा कराया, वो जमा कराया जाके उसने 20 जून, तो और ना रिटर्न भरी है, तो आपको बताना है इंटरेस्ट कितना और लेट फीस कितनी, ये पेनल्टी जो है बताइए। इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले तो फरवरी का जो इंटरेस्ट है कहां से काउंट होगा ये बताओ? 10 मार्च से लेके कहां तक काउंट होगा? 20 जून तक। तो बताओ जरा कितने दिन हो गए? कैसे पता चला? काउंट करके। जून में कितने दिन बचे? 10, जुलाई में 31, ऐसे क्या? मार्च में कितने दिन बचे? 21, फिर मई में 30, अप्रैल में, फिर मई में 31, फिर जून में 20, टोटल मिला के कितने हो गए? तो आपने कहा अमाउंट कौन सी है? अच्छा ये बताओ कितनी अमाउंट पे लगाएंगे? जितने का TDS बनता है। ये मत कहना कि ब्याज भी उस पर लगाएंगे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। क्या ये बात समझ में आई? तो 20,000 रुपये आपको जमा कर देने चाहिए थे। किस रेट से? हमें क्या पता, हम तो 18% का ब्याज लगाएंगे। और कितने दिन पे ब्याज लगाएंगे? 100, 102 दिन। तो 1006 रुपये चुपचाप हमारे यहाँ पर जमा करा दीजिएगा, 1006 रुपये। अब आते हैं लेट फीस पे। कितने दिन का डिले किया उसने? 102। मैंने कहा 25 रुपये पर डे के हिसाब से निकालो। 25 रुपये पर डे मल्टीप्लाइड बाय 102 डेज और 1000 विच एवरेज लोअर। तो हमने कहा 2550 मतलब मैक्सिमम और 1000। तो क्या लगता है आपको क्या जमा करेगा? 1000 लोअर, मैक्सिमम अप टू बोला था आपसे। 2550 मतलब 2550, 1000 से ज़्यादा होता है। कुछ भी कर लो, रुको, लोअर कर लो तब भी आंसर क्या आएगा? 1000। और या फिर आप अमाउंट कैलकुलेट करो और मैक्सिमम अप टू 1000, तब भी यही आएगा। उसके हिसाब से बोला मैंने। मैक्सिमम मतलब ये वाला, हायर नहीं बोला मैंने। क्या ये बात समझ में आती है? अगर यही डिफॉल्ट जो है आपका 35 दिन का होता तो आप क्या कहते? ब्याज की बात नहीं कर रहा मैं, लेट फीस की बात कर रहा हूं। 875 रुपए का आपका रिटर्न की लेट फीस आती और मैक्सिमम अप टू 1000। कौन सा वाला आंसर लेंगे? 875। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है? ऑलमोस्ट आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको बस हाँ इतना ही है। विद इन कितना? 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द डिटेलिंग की बात करूँ, क्वेश्चन कहाँ घुमाएगा, इतना खत्म हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें हैं। मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ TDS बाय TDS डिडक्टर। बाय TDS डिडक्टर का मतलब कौन? रिसिपिएंट या कौन? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अच्छा बताओ कहीं रिवर्स चार्ज लग रहा है, सवाल है बस, कहीं रिवर्स चार्ज लग रहा है अगर तो आपको TDS लगाने की जरूरत है? आंसर इज नो। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड कि कौन सप्लायर था, मिल गया ना रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। अब क्या गवर्नमेंट मैच करने के इंटरेस्ट में है? नहीं, उसे तो मिल गया ना। रिसिपिएंट को पकड़ेगी, वो सप्लायर को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तो मैचिंग कंसेप्ट के लिए लाए थे। पर्पस समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन घुमा सकता है आपको कि बताओ जहां रिवर्स चार्ज लग रहा है क्या उस केस में TDS लगेगा? नो, देयर इज नो नीड टू अप्लाई TDS। गवर्नमेंट मैचिंग कंसेप्ट क्यों अप्लाई करेगी भाई? रिसिपिएंट को पकड़ेगी ना गवर्नमेंट। तो रिसिपिएंट बड़ी एंटिटी है, सप्लायर छोटी एंटिटी, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, क्यों पूछेंगे? नहीं ये बात समझ में? ठीक। तो उनका मैनर क्या है? उनका सच डिडक्टर नीड टू गेट, पहले क्या करेगा? कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24, जो भी लिख रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट, दे नीड टू रेमिट सच TDS कलेक्टेड बाय
10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडेड द मंथ इन विच टैक्स वर कलेक्टेड। फेब में कलेक्ट किया था तो अगले महीने की 10 तारीख तक आपको रेमिट वर्ड का मतलब क्या है, किसको दे देना है, गवर्नमेंट को। क्या ये बात समझ में आती है? आगे, द अमाउंट डिपॉजिटेड एज टीडीएस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट। सप्लायर, क्या ये बात आपको अपने डायग्राम में दिमाग ले जा रही है? वहां पर डायग्राम था, ये सब चीजें थी, ठीक। मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस सप्लायर, एनी अमाउंट शोन एज टीडीएस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द कंसर्न्ड सप्लायर। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, ऑफ द कंसर्न्ड सप्लायर, रिसिपिएंट, गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, जो भी वो पूछा जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। आगे, ही कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट, कहाँ यूटिलाइज करेगा? हमने कहा ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम, कहाँ टैक्स करे, इंटरेस्ट करे, फीस करे और एनी अदर। मैंने आपको जब लाया गया था तो पर्पस समझाया था कि आप कहाँ चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में, तो आपने जवाब क्या था? पर्पस क्या था उसका? कहीं भी पेमेंट करे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, इसलिए। अब ये चीज अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताइए टीडीएस के तौर पे अगर आपके बिहाफ पे कहीं गवर्नमेंट ने आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा कराया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हटा देगा। वो कहेगा गवर्नमेंट ने आपको क्या नाम है, आपके बिहाफ पे जो टीडीएस है वो रेमिट कर दिया, वापस दे दिया आपको। कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, किसकी पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? वापस का मतलब गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट में डाल दिया है, मेरे लेजर में एंट्री डाल दी है। क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि गवर्नमेंट, आप एज अ सप्लायर हो, आपकी सप्लाई पे टीडीएस एप्लीकेबल हुआ, उसने रिसिपिएंट से टीडीएस रिसिपिएंट से लिया और आपके लेजर में डाल दिया, रेलेवेंट लेजर में डाल दिया। आप उसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? एनी। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की पेमेंट की एप्लीकेबिलिटी थी कहाँ वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लॉजिकल है या नहीं बताओ? अभी तक कुछ दिक्कत आई नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा और भी कोई चीज़ होगी तो। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ, कहाँ लगेगा। सुनो जरा ध्यान से, कहाँ लगेगा। मैंने कहा सुनो, ये सब एक लाइन वाला रूल है जो आप पूछा जा रहा है, ठीक है? पढ़िए। सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट सभी सेम स्टेट में है, कोई दिक्कत है नहीं। सभी सेम स्टेट में है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं कि वो पहले दिन पढ़ा चुका हूँ, मुझे लेना देना किससे है? टीडीएस लगेगा या नहीं? आप बताइए, टीडीएस लगेगा? टीडीएस लगेगा। उन्होंने कहा टीडीएस लगेगा। अगला समझना, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है। रजिस्ट्रेशन मान के चलिएगा जहां सप्लाई जारी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वही है, जब तक बताया ना जाए कि वो अलग से वो तीसरी स्टेट में है, जब तक बोला ना जाए तो आप बताइए, लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलेंगे उसको? इंटर और टीडीएस ही लगेगा, ठीक है? आप इधर आ जाओ। जब तक बोला जाए जो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो रिसिपिएंट की लोकेशन ही होती है। ऐसे रूल भी तो पढ़े हैं ना हमने। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, दिल्ली और दिल्ली, बट रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन अनदर स्टेट। क्या यही वो केस है जहाँ टीडीएस नहीं लगेगा? यस, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लेकिन इंट्रा कैसे है? क्योंकि दिल्ली के व्यक्ति ने दिल्ली में सप्लाई दी, समझ रखा है तो हमने बहुत बार समझा हुआ है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है क्या? दिल्ली के व्यक्ति ने दिल्ली में सप्लाई दी और रिसिपिएंट कहीं और का है? हाँ, क्यों नहीं? अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की सिचुएटेड किसी और स्टेट में, तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। याद है आपको? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहीं पे माना जाता था। समझ में आई बात? तो केसेस तो बहुत है, हम उससे डिस्कस नहीं कर रहे। कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद टीडीएस, क्या होगा अगर आप टीडीएस से कंप्लाई नहीं करेंगे? तो अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है या टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया है, तो क्या होगा भाई साहब? इंटरेस्ट दोगे अलॉन्ग विद टीडीएस। तुम्हें टीडीएस तो देना ही देना था, उसके साथ साथ अब क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं दोगे, ध्यान रखना, एल्स द अमाउंट शेल बी डिटरमाइंड एंड रिकवर्ड एज पर द, आगे आ जाते हैं। अगर इस केस में क्या होगा? तुमने जमा काट तो लिया वहां से, लेकिन हमें नहीं दिया, तब भी क्या होगा? इंटरेस्ट पे करोगे किसके साथ? टीडीएस के साथ, अदरवाइज अमाउंट जमा करा लेंगे। कोई दिक्कत क्या? खत्म हो गया टीडीएस। क्या पूरा टीडीएस समझ में आया? अब देखो मैं आपको समअप कर देता हूं शॉर्ट में और फिर क्वेश्चन करने चलेंगे। मैं बस टॉपिक लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे। पहली चीज, क्या टीडीएस किस व्यक्ति पर लगता है? ये समझ में आया? हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? बताइए। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की कोई लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, कहीं भी जहां गवर्नमेंट है, नोटिफाइड पर्सन, सोसाइटी वगैरह सब, ठीक। दूसरा केस, क्या केस पता है कब लगेगा? हाँ, एक कौन हो? एक प्राइवेट वाला हो और दूसरा कौन हो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करना है। तीसरा, मैंने कहा अच्छा ये बता सकते हो किस रेट से लगेगा? बताइए किस रेट से लगेगा? इसका मतलब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपकी जो सप्लाई है वो कौन सी है?
इंट्रा स्टेट। तो क्या करने वाले हो तुम, तो CGST के नाम पे कितने परसेंट, 1%, और उतना ही अमाउंट SGST के नाम पे कितना, 1%, टोटल कितना हो गया 2%। लेकिन अगर आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, इंटर, तो आप क्या करने वाले हैं, तो आप IGST के नाम से चार्ज करेंगे और अमाउंट क्या होगा 2%। TDS चार्ज कर रहे हैं लेकिन IGST के रेट पे कितना होगा 2%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। मैंने कहा अच्छा कुछ केसेस ऐसे हैं जहां नो TDS की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बताइए किस केस में। मैंने कहा जो रिसिपेंट है, कौन है जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट की जो लोकेशन है वो आपके किससे, सप्लायर के, जिसे हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, एंड POS का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे क्या बोला जाता है डेस्टिनेशन। इन दोनों से ही क्या है, डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है, उस केस में नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा एक और चीज है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी कहां तक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या मैंने साइन सही बनाया है, बिल्कुल इसे क्या बोलते हैं उल्टा। क्या अब सही बनाया है? क्या इक्वल टू लगाना सही है, इक्वल टू हटा दूं, एग्जैक्ट 2.5 लाख आ गया मान लीजिए, तो क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैंने कहा एक और केस है जिसमें नहीं लगेगा, बस बता दो आप, फिर हम आगे चलेंगे। हम इधर जो सप्लायर है वो कौन है, और दूसरा भी कौन है, गवर्नमेंट। क्या TDS लगाने की जरूरत है? बोथ आर TDS डिडक्टर्स, हेंस नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS। अमाउंट की लिमिट हमने इसी केस में डिसाइड कर लिया, हालांकि पॉइंट नंबर 5 में डिसाइड करने वाले थे हम कि क्या कोई थ्रेश होल्ड लिमिट है, क्या थ्रेश होल्ड लिमिट, बताइए कितनी है, किस चीज़ की, इनवॉइस वैल्यू की या वैल्यू ऑफ सप्लाई की। इन केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन इक्वल टू कितना, 2.5 लाख रुपए। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का। तो क्या होगा, नो TDS, थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसका मतलब क्या है, TDS नहीं लगेगा। समझ में आती है बात? तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ही केस है जब लगेगा, क्या होगी, ग्रेटर देन कितना, 2.5 लाख। तो इस केस में TDS नहीं लगेगा और इस केस में TDS लगेगा। रेट बता चुका हूं मैं, केसेस बता चुका हूं मैं, यहाँ तक बातें समझ में आती है क्या? अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ कि ये बताओ पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं फाइनल। जब टॉपिक फाइनल का आया है तो क्वेश्चन भी कहाँ से उठाएगा, फाइनल से। समझ में आती है बात? लेकिन आप सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं सप्लाई एग्जेम्प्ट तो नहीं है, कहीं नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देगा फिर आपको। एक प्राइवेट व्यक्ति देगा, एक गवर्नमेंट देगा, अमाउंट को 2.5 लाख से नीचे रहेगा, सब कुछ करेगा, बस एक ही चीज़ छोड़ देगा, क्या, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। एक प्राइवेट व्यक्ति लैंड बेच रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, बताइए क्या होगा, TDS लगेगा नहीं लगेगा? अब सारी चीज़ें दे दे वो चाहे आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। तो बेसिक कंसेप्ट एक तरफ है, उस पर TDS के प्रोविजन आपको दिमाग में रखना है। क्या मैं बताऊँ फटाफट से? पक्का, ठीक। TDS के क्वेश्चन पे आया मैं। ये क्वेश्चन है जो आपके मैक्सिमम प्रोविजंस को कवर कर देगा, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इसको ध्यान से यहां से भी पढ़ना होता है, किस चीज का हेडिंग, सब हेडिंग, सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। हमारे बच्चे जो है यहां से पढ़ते हैं, आधा पेपर यहीं से गलत करके आते हैं, ठीक है। पढ़े, मनीहर एंटरप्राइज कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस, इसका मतलब जो सप्लायर है, याद है आपको, वो कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली। एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू, इसका मतलब वो सप्लाई किसको कर रहा है, गवर्नमेंट। जल्दी से साइड में बना लेना चाहिए, है ना, ताकि पता चले एप्लीकेबिलिटी है भी या नहीं। एजेंसीज एटसेट्रा एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को, और इसी एक्ट में जो भी व्यक्ति, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो किसी को, इन्हीं के लिए बनाया गया वो सप्लाई। इट हैज प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई, मेड देयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी, एंड द पेमेंट ड्यू अगेंस्ट ईच ऑफ देम इन द अक्टूबर। क्या ये बात समझ में? एक ही प्रोविजन बताना रह गया, बस वो बता दूं मैं आपको, देखिए जरा ध्यान से, आप ही बताएंगे वैसे। मैंने कहा जो टोटल अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट पे थी, टोटल अमाउंट वो है 5 लाख, लेकिन उसने कहा पेमेंट 1-1 लाख की लेंगे आपसे हर मंथ। बताओ TDS लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों जी? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी कितनी है, तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब हर महीने जितना पेमेंट जाएगी, क्या उसके हिसाब से TDS कटेगा, या फिर
नहीं, अप टू 2.5 लाख का मतलब ये नहीं बैलेंस 2.5 लाख पे लगेगा, पूरे पे लगेगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे 5 लाख पर कितने का टीडीएस बनता है, स्टार्टिंग में ही निकाल लें और इसमें से माइनस कर दें, या फिर जितनी जितनी अमाउंट जा रही है उतना उतना टीडीएस कटना चाहिए। आप किस चीज के फेवर में है? पहले मैंने जो बात बोली वो समझ में आई या नहीं, बताइए क्या करना है। जितनी जितनी अमाउंट, पहले एप्लीकेबिलिटी चेक कर लो और जितनी जितनी अमाउंट जा रही है उतना उतना माइनस कर दो, ठीक है। जैसे कि अब मैंने कहा 5 लाख के ऊपर क्या टीडीएस लगेगा, ये मैंने चेक कर लिया है, हाँ। अब पेमेंट कितने की जा रही है, अगर ये आईजीएसटी का केस है तो 2%, 1 लाख का 2% 2000, टीडीएस आपको 1 लाख में से काट के देना है। मतलब 1 लाख पे पहले 18% लगाओगे तो टोटल वैल्यू होगी 1,18,000 की, फिर 1 लाख का कितने परसेंट करोगे, 2%, 1,18 माइनस कितना 2000, कितना 1,16, 1,16 तुम दे देना और 2000 दे देना गवर्नमेंट को, क्योंकि तुम कौन हो, रिसिपेंट, बाकी वो जमा करेगा। नहीं यही बात समझ में, नहीं यही बात समझ में, पक्की बात है, ठीक। मैंने कहा क्यों है ऐसा, पहली ही पेमेंट में तो माइनस कर सकते, आज तक तो ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट ने लालच दिखाया है, आज तक तो ऐसा ही हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने लालच दिखाया है। ऐसा क्यों कर रहे हो कि इंडिविजुअल पेमेंट के साथ करो, क्यों ना पहली पेमेंट पे इकट्ठा टीडीएस ले लो, बाद में कभी भी देते रहो, हमें क्या लेन देना उससे। क्या ये बात समझ, हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, अगर ऐसा करते तो क्या होता, ठीक है, जानना जरूरी है। मैंने कहा 50 लाख की सप्लाई थी और पेमेंट 50 महीने पे करेंगे, यानी कि एक एक महीने पे कितने पैसे, 1-1 लाख रुपए। मैंने कहा जरा 50 लाख पे 2% निकालो। हाँ जी, नहीं बताता हूँ, पहले 50 लाख का 2% निकालो। 50 लाख का 2% कितना है, 1 लाख। मैंने कहा इसको 50, और हर महीने जो पेमेंट हम कर रहे हैं ना वो हम 1-1 लाख न करके अब 50-50 हज़ार करेंगे। तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, टीडीएस कितने का कटेगा, टोटल मिला के 1 लाख। हम कह रहे पहली पेमेंट में से ही माइनस कर दो, पेमेंट कितने की, खत्म, माइनस कहाँ से करेंगे। कैसे केसेस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं। उन्होंने कहा टेंशन बाजी छोड़ो, एप्लीकेबिलिटी देखो ऊपर, और बस जितनी जितनी पेमेंट, चाहे 1 रुपए की पेमेंट जाए, टीडीएस लगाओ ना, दिक्कत क्या है, चाहे 50 रुपए की पेमेंट जा रही है, क्या 100, जितनी पेमेंट जा रही, जितनी पेबल अमाउंट है उस पे लगाइए, बस बात खत्म। एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से देखेंगे, बात खत्म होगी। ये बात समझ में आती है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इधर आ गए। इससे किसका सब फायदा होगा, कम कम अमाउंट कटेगी लेकिन मिल तो जाएगी। नहीं मतलब जैसे अभी बोला था 1 लाख पे 2% वो काटा, मतलब 1,18,000 आई, 2% का वो काट लिया, 2000 माइनस हो गए, लेकिन 18,000 का उसने आईटीसी ले लिया पहले, उसके बाद 18,000 का आईटीसी लेगा, या हम आईटीसी तो शुरू में ही ले लेते हैं, मतलब जो भी है 18,000, 5 लाख की सप्लाई थी, ठीक है, पेमेंट हर महीने आएगी, जीएसटी कैसे लगेगा 1-1 लाख पे, 5 लाख, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। जीएसटी थोड़ी लेते हैं मंथली में, बोला है मैंने आपको पेमेंट के हिसाब से जीएसटी जाएगा, नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई पूरी अमाउंट के लिए निकला जाता है, ना कि कोई इंडिविजुअल पेमेंट के लिए। बताया है आपको, नहीं बताया, बताया, ठीक। मैंने कहा ये सप्लाई कर रहा है क्या, स्टेशनरी, किसको, फिशरीज डिपार्टमेंट, किसको, कोलकाता। ये उसने पहले ही बता दिया क्या, ये सभी जो भी सप्लाईज करता है वो किसको करता है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ कितने का, क्या ये 2.5 लाख से ऊपर है, यस, क्या ये 2.5 लाख से ऊपर है, यस, लेकिन तो क्या लगेगा, एक दिल्ली में है एक कोलकाता में है, तो कोई दिक्कत है क्या, हाँ टीडीएस तो लगेगा, दिल्ली से कोलकाता में दे रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है, लेकिन 2,60,000 है, तो इसका मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंटर या इंट्रा, इंटर। रेट देख लो, क्या उसने कहीं पूरे क्वेश्चन में रेट दिया है, या हम अपने हिसाब से माने, सीजीएसटी आईजीएसटी। तो पहले वाला जो केस है ये कौन से वाला है, सीजीएसटी वाला या आईजीएसटी वाला, आईजीएसटी वाला। दिल्ली का व्यक्ति कोलकाता की गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है। अब 2,60,000 को मैं डिवाइड करूंगा, बताओ कितने से, 118% से, उस अमाउंट को मैच करूंगा। मैंने कहा 118% कितना आ रहा है, 2,20,339। दिस अमाउंट इज लेस देन 2.5 लाख, हेंस नो टीडीएस। वो कह रहा है मुझे इस महीने जो पेमेंट करनी है अक्टूबर में वो 15,000 करनी है, तो हम तो 15,000 का 2% निकालते, ऐसे ही तो करते ना, जो पेमेंट करनी है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं, ये पेमेंट करनी है मुझे 15,000 की, इसका मतलब इस पे 2% निकालते, लेकिन अगर टीडीएस लगता तो। क्या ये बात समझ में, तो पहले वाले केस में बताइए कितना टीडीएस मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट सारे। अब आते हैं आगे, सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज। क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नहीं, कार रेंटल सप्लाई है टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली में। क्या है ये,
इंटर या इंट्रा? इंट्रा। क्या लगेगा इस पे? 9%। अब अमाउंट देख लेते हैं एक बार। 2,95,000 की अमाउंट है। एग्जैक्ट 2.5 लाख। सोच लो। अब बताओ एग्जैक्ट 2.5 लाख में आप टैक्स लगाओगे या नहीं लगाओगे? टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? पक्की बात है। मैंने बताया था पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर जानी चाहिए। नहीं आया आपका? आप कितने से डिवाइड करना चाहते हो? 109% से पहले, फिर 9% से पहले? किया नहीं आ रहा? 2.5 लाख करो, करके दिखाओ। 2.5 लाख आ रहा है एग्जैक्ट। अब सुनो जरा, क्या टीडीएस लगेगा? नो। हाँ, क्या चाहते हो? पंखा चलाना चाहते चला लो, हाथ चलवा लो। एसी भी चलाना चाहते हो तो चला लो, हाँ धूप आ गई। सही है? पंखा ठीक है, चलो पंखा चला लो। ठीक, 2 केस समझ में आए आपको या नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है, टीडीएस लगा या टीडीएस नहीं लगा? नहीं लगा। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब समझ में आया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, लोकल अथॉरिटी कहां पर है? उत्तराखंड। इंटर या इंट्रा? इंटर। इंटर लगेगा तो डिवाइड करूंगा किससे? 118% से। कौन से वाले में आ गया मैं? कितना आया? कितना आया? एग्जैक्ट 5 लाख आया। तो 5 लाख आया है, जो कि ज्यादा है किससे? 2.5 लाख से। इसलिए हम टीडीएस लगाएंगे, और टीडीएस लगाएंगे एट द रेट कितने परसेंट? 2%, 500 रुपए। तो अभी तक गवर्नमेंट के पास टीडीएस जाएगा, और कितने का जाएगा? 500 रुपए का। क्या मेरी बात अभी तक समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आगे चलते हैं। सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स। दिल्ली ऑफिस नेशनल हाउसिंग बैंक सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली में है, तो क्या है? इंट्रा। मैंने कहा अच्छा, कितना आएगा? 5.5 लाख, विच इज ग्रेटर देन 2.5 लाख। हेंस हम दोबारा से लगाएंगे, और रेट क्या लगेगा इस बार? अरे नालायको, क्योंकि ऊपर हेडिंग बनाऊंगा मैं SGST, CGST, IGST के अंदर वाला TDS। तो 500 वाला तो IGST में गया, और इस बार क्या जाएगा? 500 और 500। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश भवन को लोकेटेड इन दिल्ली, उसको सर्विसेज दे रहा है। यही तो बोला था उसने, प्रोवाइडेड टू। दे कौन रहा है वो तो हमें पता ही है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्टर्ड ओनली इन। इंटर तो है। सवाल ये है टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस तो दिल्ली में दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट पर। सप्लायर की लोकेशन क्या है? सप्लायर लोग दिल्ली। तो ओरिजिन कहाँ है? दिल्ली। सप्लाई कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली में। लेकिन जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो कहाँ है? अलग है। बिल्कुल क्लियर बात है। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? ना लाएगा। टीडीएस। सही बोला था। नो टीडीएस, क्योंकि ये कौन सा वाला है? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब कौन से वाले की वजह से नहीं लग रहा है? जो दोनों से अलग है, बस बात खत्म। यही हिंदी में रूल है, दोनों से अलग नहीं होना चाहिए। रिसिपेंट की लोकेशन है ना, और हाँ उसी की लोकेशन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप पढ़ेंगे इसको। होगा या नहीं बताएंगे, क्योंकि बताया था यूं करके, वरना पिटोगे यूं करके, है ना। नो टीडीएस, वेरी गुड। एक आंसर आ गया है मेरे पास। रीजन बताना है आपको, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, नहीं तो पिट। रीजन 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 दोबारा पढ़ लो, कौन कहां प्रोवाइड करा, मारूंगा पकड़ के नहीं तो। अरे सुन लो पहले मेरी बात,
मैंने कहा यहाँ से पढ़ो, कहीं वो वाला कारण तो नहीं है कि जब रिसिपिएंट ही किसी लोकेशन में नहीं है, वो भी पढ़ लो एक बार। अमाउंट तो देख लो ना, पर अमाउंट हमें तो दोनों बताने पड़ेंगे। अमाउंट 2.5 लाख से कम है, क्यों बताओ? पहले टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, 2.5 लाख छोड़ो, आप पहले ये बताओ टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, कैसे पता चला? दिल्ली में दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली में सप्लाई कर रहा है, बात खत्म। अब आप अपनी बात पे आइए, जब दो सप्लाई होती हैं तो मुझे पहले हटाना पड़ेगा किसको? एग्जेम्प्ट सप्लाई को। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितने की बच गए? उसने कहा 9,72,000 की टोटल है, जिसमें से 7 लाख कितनी है? एग्जेम्प्ट। तो बची कितनी? 272। मैंने कहा 272 दिल्ली से दिल्ली, इसका मतलब 9% है, तो डिवाइड तो फिर भी 118% से करना पड़ेगा। बताइए कितना आएगा? 2,30,000। हमने कहा देखो लगने तो वाला था, सप्लायर हमारे हिसाब से था, रिसिपिएंट हमारे हिसाब से था, टैक्सेबल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, अलग स्टेट वाला केस नहीं। लेकिन बस किसकी वजह से बच गए? अमाउंट की वजह से। तो उन्होंने कहा 50,000 इसके लिए, 20,000। तो बताओ अगर 50 और 20 में से अगर ये टैक्सेबल वाला पोर्शन होता तो किस में से टीडीएस माइनस करते हैं? इस वाले में से। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि बुक्स पे जीएसटी लगता नहीं, उन्होंने बता रखा है पहले। क्या ये वाली बातें समझ में आई या नहीं? तो बताइए इस केस में टीडीएस लगा या टीडीएस नहीं लगा? मैं आपसे कह रहा हूं इन केस अगर टीडीएस लगता तो जो पेमेंट टैक्सेबल सप्लाईज की थी बस उसी में से टीडीएस काट। नहीं है समझ? आ रहा है समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा आपके? आ रहा है। बहुत आवाज निकालते रहा करो बीच बीच में ना, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? पक्का? ठीक है। अब आते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कितना कितना टीडीएस लगा। एक जगह 500 और एक जगह 500। लास्ट वाला पार्ट मुझे कराना नहीं है आपको, सब जगह दिख रहा है आपको। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि टीडीएस जो है वो सीजीएसटी वाला कौन सा है, एसजीएसटी वाला कौन सा है और आईजीएसटी वाला कौन सा है। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है जो फाइनल में पूछा गया था। मेरे हिसाब से उन्होंने मेजॉरिटी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में पूछ लिए थे, पूरे चैप्टर के मेजॉरिटी कंसेप्ट 4 नंबर का आया था। भाई 10 नंबर का थोड़ी देंगे वो, है ना? को बहुत ज़्यादा नोटिंग भी नहीं करनी इसमें, अमाउंट निकाल के दिखाया है बस, आपको पूरी इंग्लिश नहीं बतानी। VOS इज इक्वल टू दिस लेस देन हेंस नो टीडीएस, खत्म। ठीक है, मैंने कहा चलो इसी बात पे फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मुझे पढ़ के बताएंगे। टेबल वाले मैक्सिमम प्रोविजन कवर हो गया, अब छोटे छोटे प्रोविजन लगेंगे। नहीं लगेगा, वो तो पूछा ही नहीं उसने। वो कह रहा आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द डिपार्टमेंट। आर्ग्यूमेंट गलत है, क्या कह रहे हैं वो कह रहे टीडीएस नहीं लगेगा जबकि लगेगा। वाह, तो अलग तरीके से पिट हो गया आदमी से। आप बताइए। हाँ बताओ, ये बताओ बस जो वो कह रहा है वो सही है या गलत, बस इतना बताओ आप मुझे। क्या नीचे वाले 3? टीडीएस नहीं लगेगा बट जीएसटी तो लगेगी। ये भी नहीं पूछा उसने। उसने ये पूछा है कि एक डिपार्टमेंट, पहले ये बताओ टीडीएस, पहले ये बताओ टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। ये बताओ टीडीएस लगेगा, 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 लगेगा। अब सुनो, एक सीजी डिपार्टमेंट है जो यूपी में है और दूसरा पीएसयू है दिल्ली में है। गधो, मिलो इन गधों से। दोनों गवर्नमेंट है, दोनों टीडीएस डायरेक्टर। कहां से लगेगा बताया नहीं है क्या आपको? नहीं, लेकिन ना ना ना, हमें तो अमाउंट दिख गई, हम तो अमाउंट से खेलेंगे। डिवाइड बाय 118% आईजीएसटी। जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कुछ प्रोवाइड करेगा तो क्या उस पर टीडीएस लगेगा? नहीं। वो छोड़ो, पहले एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पहले तो यही पढ़ोगे ना।
सीजी डिपार्टमेंट को बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। चलो पूछो। कॉन्ट्रैक्ट में ना पब्लिक सेक्टर क्या कह रहे हैं? क्या मैंने बोला था आज क्लास में, मुझे पता था गधा वाला डाउट आएगा। पीएसयू गवर्नमेंट होते हैं, आज ही बताया मैंने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यस सर। जी उधर आंसर डिफर। अच्छा समझो, बच्चे को फाइनल का चैप्टर आता है, बच्चे को फाइनल का चैप्टर आता है, कंसेप्ट भी पता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देगा तो, लेकिन एक ही बात नहीं पता थी बस, पीएसयू गवर्नमेंट के होते हैं या नहीं होते। तुम्हारी गलती नहीं कर, 11th में चैप्टर नंबर 3 है इसका, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो पीएसयू क्या आर्ग्यू कर रहा है, कह रहा नो टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन दिस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज इट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ यूपी एंड देयरफॉर नॉट लायबल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इस पे आईजीएसटी लगेगा। कह रहा आईजीएसटी लग रहा है इसलिए टीडीएस नहीं लगेगा। बताओ डिपार्टमेंट सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। टीडीएस तो नहीं लगेगा, वो बात सही है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो बेवकूफों वाली है। इसलिए नहीं आईजीएसटी लग रहा है तो हम टीडीएस नहीं लगाएंगे, वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप दोनों कौन हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, और जब एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर को कोई सप्लाई प्रोवाइड करता है तो उसमें टीडीएस लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो आपका लॉजिक है आईजीएसटी, तो उस पर तो 2% लगता है टीडीएस, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो क्या लगता, 1%। क्या ये बात समझ में? उसका लॉजिक ये था कि क्योंकि मेरे स्टेट में प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं, अब मेरे स्टेट में प्रोवाइड नहीं कर रहा तो किसी और स्टेट में प्रोवाइड कर रहा हूं, आईजीएसटी लग रहा है इसीलिए टीडीएस नहीं लगेगा। क्या लॉजिक समझ में आया उसका? पक्का ठीक। वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ पीएसयू, है ना, इफ इट वाज एन एंटिटी इन प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेबल, जो टीडीएसटी का रेट है वो 1% और सीजीएसटी का, हाँ बताइए क्या वो सही कह रहा था? फिर क्या टीडीएस फिर लगता? वुड योर आंसर डिफर में आप आपकी कमेंट नहीं पूछ रहा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा फिर तो टीडीएस, क्या दिक्कत है उसमें? अमाउंट देख लेंगे बस एक बार, क्या जो 3,50,000 है वो इंक्लूडिव है या एक्सक्लूसिव है? सप्लाइंग गुड्स वैल्यूड ₹3,50,000, इसका मतलब एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव होता तो मुझे बता था। 3,50,000 का कितने % लगता बताओ? अरे 2.5 लाख से ज्यादा के वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, और एक प्राइवेट वाला इन्वॉल्व है उसमें जो सप्लाई कर रहा है, तो क्या टीडीएस लगेगा? यस, एट द रेट कितना, 2%। कितना लगता? 350 का 2%, 17। नेक्स्ट, इफ देयर वाज अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अबाउट डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली, अगर होता तो क्या होता बताइए? What would be the position of trade when the contract value is 5 लाख? उसमें क्या दिक्कत है? वो तो 5 लाख के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, और जब दिल्ली से दिल्ली में प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सीजीएसटी और एक्सजीएसटी, उसका 1% लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? गवर्नमेंट एंटिटी किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना ये, तो हमारा रिसिपेंट गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ना कि कौन, सप्लायर। ठीक है, खत्म, आगे चलते हैं। देखो, एक ऑफिसर है, उसने टैक्स नहीं पे किया टीडीएस का, कौन से महीने का? फेब महीने का। कब तक जमा हो जाना चाहिए था? 10 मार्च तक। कितने का अमाउंट था? 2 लाख और 2 लाख का। क्या जमा नहीं किया है? टीडीएस। 2 लाख का टीडीएस और 2 लाख का टीडीएस, ठीक है, रेलेवेंट डेट पे। लेकिन पे कब किया है? 14 मई को। आपसे पूछा जा रहा है, और उसने क्या, फर्दर रिटर्न फॉर द मंथ इज ऑल्सो फाइल्ड ऑन द डेट, इसका मतलब रिटर्न भी लेट फाइल हुई है, तो ब्याज भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा, और क्या लगेगा? लेट फीस। ब्याज लगेगा 18%, डेज निकालेंगे, अमाउंट 4 लाख जो भी आए, और दूसरा 25 कितने दिन के डेज आए? 65, तो 65 इंटू 65 करोगे और 1000 आपका हायर निकल के आएगा। नहीं, 65 इंटू 25 रिटर्न वाला, लेट फीस वाला। क्या ये बात समझ में? 25 रुपये पर डे है ना। अब देखते हैं इन्होंने आंसर 4th पॉइंट का कैसा लिखा है। उन्होंने कंप्यूट करके नहीं बताया, बस बता दिया 18% लगा देंगे और 25 रुपये से लगा देंगे। आप बता के भी आ सकते हैं, ये तो नालायक है। बताओ, 4 लाख पे लगाएंगे, कितने दिन का? कितने दिन का? 65 दिन, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 18%। बताइए कितना आएगा? 12,822 रुपये का हम ब्याज लगाएंगे, और हमने कहा 25 रुपये पर डे मल्टीप्लाइड बाय 65 डेज, जो कि 1625 बनते हैं।
लेकिन हम 1000 से कंपेयर करेंगे। 1600 ये देख रहा था, ध्यान से पढ़ते भी हो या नहीं। तो आंसर कितना आएगा? 1000। ये मुश्किल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं फाइनल लेवल पे। अब चैप्टर यहाँ है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? हालांकि पहली बार आ रहा है, वो बेसिक ही पूछेंगे, फिर भी हम तो सारे ही पढ़ेंगे। अब सवाल ये है टोटल कितने क्वेश्चन हैं, तो पहले मैं पढ़ा दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बजे के बाद दिमाग नहीं चलता ना आपका। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन बचे हैं, बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया। TDS वाला पार्ट करा दूं क्या तीनों क्वेश्चन, या कल के लिए छोड़ दूं? हाँ करा दो। टाइम वेस्ट हो गया, इससे करा ही दो। हाँ आप क्या चाहते हैं? मेरे फ्रेंड्स को छोटे बहुत बढ़िया। ये जितनी जल्दी पता चल जाए जीवन में उतना ही बढ़िया है, ठीक है। यश, क्या नाम है इसका? नाम कुछ भी हो, पहले पढ़ो। CA फाइनल में आया था मई 2019 में। सप्लायर है यश शॉप पे, रजिस्टर्ड सप्लायर है, एंगेज इन द सप्लाई ऑफ वेरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट और उनकी डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही समय पे क्वेश्चन बताया उसने। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू TDS, जो इस सेक्शन में आया है। अमाउंट कोई अगर ऐसी है और कितना अमाउंट है, इंडिपेंडेंट केसेस है। नीचे अज्यूम करना है आपको TDS का रेट। यहाँ फंसेंगे सारे बच्चे, यहाँ फंसे थे फाइनल में, क्योंकि जब 118 से डिवाइड कर रहे थे तो अमाउंट 2.5 लाख की क्रॉस जा रही थी, और जब 2.5 लाख से कम आ रही थी, जब 112 से डिवाइड कर रहे थे तो 2.5 लाख क्रॉस जा रहे थे। अब बच्चों ने एक चीज पकड़ ली, इंटर और इंट्रा पकड़ ली और अपने हिसाब से रेट लगा रहे हैं, जबकि GST का रेट क्वेश्चन में लिखा है। तो आप कौन सा वाला रेट लेंगे? जो लिखा हो। अब वो पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडर PSU, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। लोकेटेड कहाँ पर है? मुंबई में। तुम कहाँ रजिस्टर्ड थे? जयपुर में। तो क्या लगा होगा? इंटर GST लगा होगा, ठीक है। अब इंटर GST तो लगा है, लेकिन अमाउंट कितने की है? 2,72,000। डिवाइड करो उसको 112% से, 857। क्योंकि ये क्या है? कम है 2.5 लाख से। क्या हम TDS लगाएंगे? नो TDS। मुझे बताना, अगर कोई 18 के हिसाब से कंप्यूट करे तो अलग आएगा क्या आंसर? देखना। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में यही अमाउंट दिखा रहा होगा वो, और लिख रहा होगा क्योंकि ग्रेटर देन 2.5 लाख है तो क्वेश्चन कट गया होगा। कंक्लूजन सही होगा उसका, लेकिन फिर भी एक भी नंबर नहीं दिया होगा इंस्टीट्यूट ने। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपने अमाउंट गलत निकाला। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई क्या कर रहे हैं हम? एयर कंडीशनर। किसको? डिपार्टमेंट को। कहां पर? दिल्ली। जयपुर से कहां? दिल्ली। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की है? एक्सक्लूसिव ऑफ GST। कुछ देखने की जरूरत है क्या मुझे? 2% लगेगा TDS। कौन सा वाला? IGST वाला। जरा फटाफट से लगा के बताओ। हाँ 4500। देखना जरा क्या हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, तक तो इतनी मैथ खराब नहीं है। 5100। इस यहाँ एग्जाम्पशन मतलब ना, बड़ी मुश्किल से एक चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पहले वाले में GST नहीं लगा, TDS नहीं लगा, और दूसरे वाले में TDS लगा है। और TDS कौन सा वाला लगा है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर रेंटिंग टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, यानी कि कौन सा लगा होगा? इंट्रा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST है, ये देखो। तो फिर 9% या 12%? नहीं, 6%। बताइए कितना आएगा? 3 लाख। इस पे लगाएंगे हम कितने %? 1%। 1%। 3125 और 3125। ये क्वेश्चन है फाइनल लेवल के, ये देखिए। और उन्होंने बता दिया टोटल इतना TDS लगेगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐसे कंप्यूट करने में। आनी तो नहीं चाहिए, बाकी आपका टैलेंट है। समझ में आई बात? जल्दी जल्दी से बता देता हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब डिस्कस कर लिया मैंने आपसे। 2 क्वेश्चन रह रहे, कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से सुन लेना कि कौन कौन से पर्सन है जो TDS डिडक्ट करेंगे। वो ऊपर वाला गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये वो सब लिखना, ठीक है। मुदित एंटरप्राइज रजिस्टर्ड कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इज एंगेज्ड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली, जो कि पर्सन है। क्वेश्चन इसी तरीके से स्टार्ट होगा आपका, जो आपकी एप्लीकेबिलिटी को दर्शाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? फर्स्ट केस में मुंबई। रिसिपेंट कहाँ का है? मुंबई का। क्या TDS कंप्यूट करने के लिए आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं? केस नंबर फर्स्ट में बढ़ूंगा। दूसरे वाले में मुंबई। क्या आगे बढ़ूं? हाँ। तीसरे वाले केस में मुंबई और दिल्ली। अब मुझे देखना पड़ेगा मुदित कहाँ का है? कहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड रिसिपेंट कहाँ पर है? दिल्ली।
बताइए टीडीएस लगाऊं या ना लगाऊं। इसकी अमाउंट कुछ ऐसे गिवन होगी कि टीडीएस निकले 2.5 लाख से ज्यादा आए। पहले केस समझ में आया? ये तो मैं आपको ऐसे पढ़वा रहा हूं इसलिए आप पढ़ रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करके आ जाते हैं बिना देखे। यहां पर तो एप्लीकेबिलिटी ही नहीं होगी, नो टीडीएस बिकॉज रिसिपेंट ना तो ओरिजिन वाले प्लेस पे है ना डेस्टिनेशन वाले प्लेस। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 275 और रेट वही है 12-12 वाला, तो बताइए जरा फटाफट से। 245 इसीलिए पहले वाले केस में नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? दूसरे अगर लगता तो क्या करते, जल्दी बताओ, लगता तो क्या करते? कहाँ का व्यक्ति था? मुंबई मतलब CGST SGST 1% लगाते 55,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लगेगा या नहीं लगेगा? कैसे? क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, जितने भी आ रहे हैं वो तो बताओ पहले। यही आ रही है सभी की। क्या इस पे टीडीएस लगाएंगे? हाँ। व्यक्ति मुंबई वाला है, इसका मतलब कैसे कैसे लगाएंगे? 1% यानी कि कितना? 600 और 600। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे चलते हैं। केस ए में उन्होंने कहा लगेगा या नहीं लगेगा, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। केस नंबर बी में क्या लगाया उन्होंने? यस 600। ठीक है। थर्ड वाले में उन्होंने कहा भाई साहब क्या है ये, सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई एंड द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपेंट इज दिल्ली, नो टैक्स इज लेवी। अभी तक सही है जैसा कि मैंने कहा था, आसान है और जल्दी रिवाइज हो जाए। क्या ये बिल्कुल वैसा ही अभी तक चल रहा है? ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टीडीएस का भी आखिरी क्वेश्चन। BSA कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि कहां पर रजिस्टर्ड है? अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये किसकी बात करना होना चाहिए, रिसिपेंट की या फिर सप्लायर की? रिसिपेंट होना चाहिए मेरी कहानी में। फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट इन बेंगलुरु एंड मुंबई, BSA ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसका मतलब मैं सही हूं, मैं रिसिपेंट हूं। कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको? रिनाउंड आर्टिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन, कहां पर? महाराष्ट्र में, टू परफॉर्म एन कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड सॉन्ग। तुरंत बीच में एंट्री ली एग्जेम्पशंस ने। आर्टिस्ट की पेमेंट जा रही है और कौन सा वाला परफॉर्मेंस दे रहा है? कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड सॉन्ग। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी तो एग्जेम्प्ट के लिए मुझे एग्जेम्पशन पता होनी चाहिए। ठीक है। कितना पैसे दे रहे हैं? और 18-29। कहाँ पर इवेंट कराना चाहते हैं? पहले कहा देखो हम तो रजिस्टर्ड कहाँ पर है? कर्नाटक। ये हम कौन है? रिसिपेंट की लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? तो व्यक्ति कहाँ है जो रजिस्टर्ड है? फॉर एंटरप्रेन्योर। एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। कहाँ प्रोवाइड करना चाहता है? बेंगलोर में और मुंबई में। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो बेंगलोर वाला व्यक्ति होगा इस पे क्या लगाएंगे? IGST और इस पे क्या लगाएंगे? CGST एंड SGST। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? बेंगलोर महाराष्ट्र में? किसी ने, दोनों में से किसी एक ने पूछा था बेंगलोर महाराष्ट्र में। गधे, इंडिया का मैप पढ़ लो तुम किसी दिन। इंडिया में है बेंगलोर? है? नहीं है? वो भी भूल गए थे तुम, है ना? RCB से याद आया, पिछले में एक बार डिस्कस कर रहे थे ना, RCB हार जाती है, याद है आपको? थोड़े दिन पहले उसके बाद एक RCB का मैच हुआ, मतलब आंसू आ गए देखने में, इतनी बुरी तरह हारे बेचारे, 1 साइडेड, मतलब खत्म है। चलो कोई बात नहीं, उससे अच्छा तो मुझे लगा कि पुष्कर बॉलिंग डाले तो भी कम पिटाई हो। अरे मुंबई से तो कल भी था, है ना? थाला कुछ नहीं है, बॉलर अच्छे थे उनके बाद, थाला आया चल के। चलो वापस बस 3 छक्कों से वापस आ जाइए सारे बच्चे। एक बॉलर का नाम था पथिराना, जिसकी वजह से जीते हैं, मेरे से सुन लो। 4 ओवर में 4-5 विकेट ले गया वो, सारे मेन प्लेयरों को आउट कर दिया। थाला के 4 छक्के कुछ नहीं, 18 ओवर में जीत जाते। इधर आ जाओ अब। क्या कह रहे हैं? आई कैन मतलब मुझे लग रहा है कह रहा है आई कैन बैट, मुझे लगा शर्त लगाने की बात कर रहा है। इतनी इंग्लिश खराब। चलो अरे चलो पहले ये बताओ, दोनों केसेस जो है इस पे टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? ये अमाउंट चाहे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ टीडीएस जीएसटी है या इंक्लूसिव है, अमाउंट तो ज्यादा ही है।
लेकिन दिया कैसे है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और आपसे पूछा है क्या टीडीएस लगेगा, मैंने कहा हाँ भाई साहब लगेगा, लेकिन आपको पहले एक सुंदर सुंदर दो अमाउंट निकाल के दिखाएंगे हम। पहले कौन सी है, 12,39,000। कैलकुलेटर चलाओ वरना पिटोगे बहुत, जिसका भी नहीं चल रहा होगा। चलाऊं? मेरे को लगा जिसका चल रहा होगा वो पिटेगा। 10 लाख। पहला इवेंट जो करा रहे थे वो बेंगलोर में करवा रहे थे, इसका मतलब टीडीएस कौन सा वाला लगेगा, आईजीएसटी वाला, और रेट क्या होगा, पहला वाला इवेंट। पहला वाला इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ठीक है ठीक है ठीक है। तो 12,39 किसके लिए है, मुंबई वाले के लिए, और 18,29 किसके लिए है, बेंगलोर वाले के लिए। तो इसका मतलब हमें वापस आ जाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी वाला। और कितने कितने परसेंट, 9% ना, जीएसटी का। बताओ 10-50 पे कितना होगा। 10,500 तो पहले वाले केस में 10,500 और दूसरे वाले केस में भी 10,500। अगले वाले में आते हैं, आखिरी केस चला, नलाई को बात मत करो। 18,29 लगेगा तो है ही, अमाउंट भी तो निकालनी पड़ेगी। 15,50,000। 18,29 कोई बात नहीं, 2%। हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, एक बार उनका भी आंसर मैच कर लेते हैं। अच्छा पहले वाले केस में, ठीक है ठीक है ठीक है। आईजीएसटी बेंगलुरु कर्नाटका में नहीं आता। हाँ तो क्या होता है उससे, क्या है, अब सर मैप ही खोल देंगे। कर्नाटका से क्या है, कर्नाटका का क्या है यहाँ पे, अच्छा कर्नाटका में रजिस्टर्ड था, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा तो क्या है, बताओ 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 बताओ, तो क्या हो, आईजीएसटी कैसे लगा बताओ जरा, बताओ बताओ। कर्नाटक बेंगलोर में है, यानी सवाल ये है, बेंगलोर कर्नाटक में है। तो इसका मतलब क्या है, सुना रहे ध्यान से, ये कौन है, रिसिपिएंट, ये कौन है, रिसिपिएंट, और सप्लाई कहाँ हो रही है, रिसिपिएंट की जगह पर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। मैंने कहा ये सप्लायर है और इवेंट कहाँ पर हो रहा है, नहीं ये रिसिपिएंट है, इवेंट कहाँ पर हो रहा है, इवेंट सेकंड वाला इवेंट कहाँ पर हो रहा है, मुंबई में, और जो सप्लायर है वो कहाँ का है, सप्लायर मुंबई का है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला केस है उस पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आंसर जैसा भी लिखा गलत है। डायग्राम सुन, कर्नाटक आखिरी क्वेश्चन था ना, कर्नाटक क्या है, कर्नाटक सुनो जरा ध्यान से, कर्नाटक किसकी लोकेशन है, किसकी लोकेशन है, रिसिपिएंट की। मैंने कहा अच्छा जो सप्लायर है वो कहाँ का है ये बताओ, सप्लायर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, रजिस्टर्ड है। यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है। मैंने कहा शुरू ध्यान देते हैं, दो इवेंट हो रहे हैं हमारे, एक इवेंट है जो बेंगलोर में ही मतलब कर्नाटक में ही हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो केस नंबर जो ए है उसके ऊपर तो टीडीएस लगेगा। क्या ये बात समझ में। अब आते हैं केस नंबर बी, वो कह रहा है इवेंट कहाँ पर हो रहा है, इवेंट कहाँ कराएंगे, मुंबई में। तो अब मुंबई में इवेंट हो रहा है, तो इसका मतलब जो सप्लायर है वो कहाँ का है, मुंबई का, इवेंट कहाँ पर हो रहा है, मुंबई में। लेकिन क्या रिसिपिएंट हमारा दोनों में से किसी एक जगह पे भी रजिस्टर्ड है, नहीं। तो जो दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला कौन सा केस, मुंबई। मुंबई, यानी कि कौन सा वाला, 12,29,000 वाला, इस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। नीचे नहीं छोड़ो ना, आप उसे छोड़िए। वो कॉन्सेप्ट क्या ये बात समझ में आई, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्या ये बात समझ में आई, बस बात खत्म। पक्का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। तीसरे वाले में कौन से, नहीं नहीं पहले इसमें आ जाओ। मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, कौन सा, प्लेस ऑफ सप्लाई। वही तो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 था। क्या था वो बताओ, देखो क्या था वो, एक एक नहीं, क्या था वो, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड है, अगर कौन रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट, तो क्या माना जाएगा। रजिस्टर्ड प्लेस। अब आते हैं कौन से वाले केस में, केस बी में, कहाँ इवेंट हो रहा है, मुंबई में।
लेकिन रिसिपेंट क्या हमारा रजिस्टर्ड है, यस, क्या मानेंगे उसको, कर्नाटक, क्या लगेगा, सही तो था, यस सही तो था, तो आंसर भी सही है, सही है बिल्कुल आंसर। सारा कॉन्सेप्ट उड़ गया। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? ऐसे ही था ना उसमें, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म हो गई, फिर किसको माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट को, बात खत्म हो गई। इसीलिए इंटर भी है और दोनों आंसर बिल्कुल सही है। पेपर में डायग्राम बनाया ये तो फाइनल में देखो, लेटेस्ट फाइनल 22 वाला क्वेश्चन है तो घुमाना तो बनता ही है ना। दोबारा बताओ अमाउंट इसकी जल्दी से। 12:39 पहले क्या होगा, 12,39,000, इसको डिवाइड किससे किया था हमने, 118%, जल्दी से कितना आया था, 10,50,000। क्या लगाएंगे इस पे, 2% 21,000 हाँ तो इंटर ही लगेगा, हम क्या करें, उसमें तो IGST लगाया था ना, 2% 21,000 हमने कहा मना किया, कितना आएगा 21,000। CGST SGST लगा हुआ था तभी तो काट के दोबारा कर रहे हैं, वरना तो ठीक था। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का बढ़िया क्वेश्चन था, इसको तो 10 स्टार दे लो वो भी कम है। लेकिन ये बताओ फर्स्ट से लेके 4 तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा मेरे हिसाब से वो इस जैसा क्वेश्चन आएगा जो मैंने सबसे पहले कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में आने के चांसेस। समझ में आती है बात? पक्का। देखो एक चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट मिला के पूछे गए। सबसे एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन ये था लास्ट वाला, अदरवाइज तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अमाउंट देखना है, व्यक्ति कहाँ का है, सारी चीज़ें हर केस में थोड़ी ना घुमाएगा आपको। समझ में आती है बात? पक्का। ठीक, चलिए आपसे मुलाकात होगी कल। अब सुनो नोट्स कैसे बनाने हैं ये बताओ ज़रा। पहले बनाना क्या है इसमें, स्टडी मेट वाला जो कहाँ से है बता देता हूँ, यहाँ से लेटेस्ट रेप्लिकेट से, पेज नंबर कौन सा 14.22 वाले पेज नंबर से आप इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? और TDS के ये रहे क्वेश्चन, ये वाली नोटबुक में भेज दूंगा, आप एग्जाम्पल्स वगैरह बना के रखिएगा। क्या हो गया, बंद कर दिया? वैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया? नहीं कर दो। चल रहा है। हाँ